ठीक है, तो आज का फिगर ऑफ स्पीच है फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस कैटेगरी में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच आएंगे वो इनडायरेक्ट, मतलब चीजें डायरेक्ट नहीं कही जाने वाली हैं, इनडायरेक्ट वे में कही जाने वाली हैं। ठीक है, और पिछले फिगर ऑफ स्पीच में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा था, लाइफ को ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो जो है कोई भी इनएनिमेट थिंग है, ऑब्जेक्ट है, एनिमल है, उसको ह्यूमन ट्रेट्स दिए जा रहे थे, जो पिछला फिगर ऑफ स्पीच पूरा था। ठीक है, तो सारे को आप पर्सनिफिकेशन का टाइप कह सकते हैं, जितने भी हमने पिछले वाले में पढ़े। वैरायटीज बस बोल सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। तो आज हमारी क्लास में सबसे पहली बात है, दो लोग जुड़े हुए हैं, शिवानंद जी और सरिता जी। दोनों लोग का आप लोग वेलकम से स्वागत करें। दो नए जो है हमारे पार्टिसिपेंट आज से जुड़े हैं। तो ठीक है भाई, आप दोनों लोग का स्वागत है और आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, कल के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उससे आपको नहीं मतलब रखना है, या जो भी डिस्कशन रहा है उसको आप पुराने वीडियो से कवर करेंगे। आज से आप ध्यान दीजिए कि आज से आप न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। तो ये जो है अब एक एक क्रम से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है लिखना ही शुरू करते हैं और बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है लिटोटस। ठीक है, इसको लाइट टीज भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट टीज। तो आप इसको जैसे भी पढ़ें, मुख्य रूप से आपको स्पेलिंग याद रखनी है, LITOTIES TES। इसमें लिखिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच affirmation is produced by या confirmed by, affirmation is produced by the negation of opposite। थोड़ा सा अलग है, क्या है? affirmation यानी कोई चीज को मान रहे हो आप। affirmation is produced by, affirmation को क्रिएट किया जाता है by negation of the opposite। ठीक है, उसके बाद लिखिए इट इज अ डेलिबरेट अंडर स्टेटमेंट। ध्यान रखिए, डेलिबरेट अंडर स्टेटमेंट। डेलिबरेट अंडर स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो है हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं और फिर बताइएगा। जैसे आपको ना किसी पॉजिटिव चीज पे बात करनी है, लेकिन आप उसके ठीक अपोजिट वर्ड को ले लेते हो और उसके साथ निगेटिव वर्ड का किसी इस्तेमाल कर देते हो, तो जब आप दो निगेटिव को एक साथ मिलाओगे तो अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट अगर आप सभी ने सिंथेसिस पढ़ा हो, तो जब आपसे एक, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रामर बीच में, मेरी आदत है मैं ग्रामर का भी एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, कभी अभी भूल गया हूँ सब। तो अभी ध्यान दीजिए, लिटरेचर बहुत दिनों से पढ़ते पढ़ते ग्रामर भूलता जा रहा है, फिर से रिवाइव कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने आपसे बोला, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब छोटे बच्चे तो फिलहाल ऐसे पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करो, तो वास्तव में अफर्मेटिव को निगेटिव में कभी नहीं चेंज किया जाता, वो तो हम बस गड़बड़ी से करते हैं। अगर अफर्मेटिव को आप निगेटिव में चेंज कर रहे हो तब तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है?
ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोला जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक आइडिया या एक बात को दूसरे तरह से कहना है जिस फॉर्म में बोला जाए, लेकिन मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात आती है तो एक्टिव एंड पैसिव अलग से टॉपिक नहीं है, एक्टिव एंड पैसिव इसी का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि जो बात आप एक्टिव वॉइस में कह रहे हो वही बात आप पैसिव वॉइस में बोलोगे, बस स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार से सेम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं। जो आप सेंटेंसेज को चेंज करते हो ना, सेंटेंस को चेंज करते हो, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हो, कैसे इसमें देखिए अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये आपके इस एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं और इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करिए। अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है, वाइस वर्सा अपने आप समझिए। तो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव, ये मुख्य रूप से सेंटेंसेज में चेंज आते हैं। प्लीज डोंट टॉक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पहले मेरी बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए पूरा, फिर उसके बाद से क्या होता है, सेंटेंस में एक दूसरा होता है जो कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड करके होता है। उसमें क्या होता है कि सिंपल जो सेंटेंसेज हैं इनको बोला जाता है कि आप जो है कंपाउंड में बनाइए, सिंपल को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल, ये ऐसे करके वाइस वर्सा आता है बनाने के लिए। ठीक है, ये टोटल है आपका। अब आप बताइए क्या बोलना चाहते थे मनोज जी। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, ये आप अलग से आप पढ़ लो अलग बात है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का आप इसको बोलेंगे कि एक कैटेगरी है, क्योंकि जब मीनिंग चेंज नहीं होगी और आप उसी बात को दूसरे तरह से कहना चाहते हो तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इन सब में मीनिंग चेंज नहीं होती है, बस उसी बात को आप दूसरे फॉर्मेट में बोल रहे हो, बस ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए जब आप अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज कर रहे हो तो मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने कहा कि टुनटुन इज अ गुड बॉय, मैंने कहा टुनटुन इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसका आंसर होगा टुनटुन इज नॉट ए बैड बॉय। बहुत सही। तो इसको कैसे आप चेंज करोगे, टुनटुन की जगह पे पहले जो गुड है तो गुड का अपोजिट ले लो बैड, ठीक है, और इसके पहले क्या लगा दो, नॉट। तो यही चीज ये कह रहा है, फिर से डेफिनेशन को सुनिए, कह रहा है कि अफर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये अफर्मेशन यानी टुनटुन गुड बॉय है, इस बात को क्लियर किया जाता है। कैसे क्लियर किया जाता है, बाय द निगेशन ऑफ अपोजिट। तो गुड का अपोजिट क्या हुआ, बैड, और निगेशन क्या हुआ, नॉट का यूज किया आपने, है ना। तो वही कह रहा है कि जैसे अफर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अपोजिट, द निगेशन ऑफ द अपोजिट ऑफ, ठीक है, अपोजिट, तो इसके अपोजिट के निगेट कर दीजिए तो ये हो गया आपका लाइट टीज। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, बस यही था। तो टुनटुन इज अ गुड बॉय, उसकी बजाय आपने क्या बोल दिया, टुनटुन इज नॉट अ बैड बॉय। टुनटुन इज नॉट अ बैड बॉय, बस यही चीज है, ये आपका लाइट टीज है। इसमें कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी बात समझना है कि आप सीधे सीधे नहीं कहना चाह रहे हो, उसी को घुमा के बोल रहे हो। हाँ, ये भी जैसे कोई अच्छा बच्चा है तो आप कह रहे हैं ना ये बिल्कुल भी बुरा बच्चा नहीं है, हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा बच्चा है ना, ये बात है, घुमा के बोलना है, समझ रहे हैं आप, सीधी बात को घुमा के। इनडायरेक्ट पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये फिगर ऑफ स्पीच इनडायरेक्ट वाला है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और लेते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है अभी तक जितना बताया हूं? यस सर, यस सर। बहुत अच्छा, माउस मेरा नीचे गिर गया, एक सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। चलिए, अब आप लोग बताओगे, देखता हूं, इसी का उल्टा भी होगा, वाइस वर्सा भी होगा। जो कहना चाहते हो उसको उल्टा बोला जा रहा है। आपको मीनिंग बताना होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, मैं
उल्टा बोलूंगा आपको सीधा करना है, या सीधा बोलूंगा आपको उल्टा करना है। अगर मैं बोलूं कि ही इज वाइज, ये बात राइटर कहना चाहता है, तो क्या बोलेगा राइटर? और जो बोलेगा वही आपका लाइटेड इज हो जाएगा। बोलो। He is not foolish. He is not foolish, sir. ही इज नॉट फुलिश, ही इज नो फूल है, ये हो He is जाएगा। not stupid. He is not stupid. बहुत सही, बहुत सही। तो ये जो आप बोलोगे नॉट स्टूपिड, नॉट फूल, ठीक है, सॉरी ये अब डबल हो यार, तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइटेड इज हो जाएगा। इतनी बात सबको 100% क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अब ये नैरो किसी मिल्टन के पोयम का है, आप ढूंढना किसका है और जरूर ग्रुप में भेजना। नो नैरो फ्रीथ हैज नो क्रॉस, नो नैरो फ्रीथ हैज he had to cross, no narrow frith he has to cross, ठीक है। ये ही थोड़ा सा, चलो ठीक है, he has to cross, ठीक है। वास्तव में यहाँ पे हैड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन है कोई। नो नैरो फ्रीथ ही हैज टू क्रॉस। अब आपको ये बताइए कि इसमें पोएट क्या कहना चाहता है। फ्रीथ को छोड़ दीजिए, मान लीजिए फ्रीथ कोई चीज होगी, ठीक है, रास्ता होगी या कुछ भी चीज हो सकता है, तो राइटर क्या कहना चाहता है? यहां पे फिलहाल फ्रीथ का मतलब प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसे क्रॉस करना है नो नैरो फ्रीथ। तो यहाँ पे नो नैरो का मतलब क्या होगा? यानी बहुत बड़ी सिक्योरिटी के उसे क्रॉस करके पार करना है, कहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो नैरो का मतलब इसका उल्टा होगा वाइड, यानी उसे बहुत बड़े लेवल पे किसी सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन को क्रॉस करके कहीं जाना है, ठीक है, ऐसे सपोज कर लो। तो यहाँ पे नो नैरो का ठीक उल्टा मीनिंग है राइटर का, वाइड, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। इसी प्रकार से नेक्स्ट ये वाला लाइन ये वाला बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ही इज अ, बोले हैं क्या बोलना है? मिल्टन बोले हैं। हाँ, मिल्टन का है, खोजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब इसमें क्या मतलब समझ में आ रहा है? ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन, मीन मतलब बहुत छोटा, तुच्छ। तो क्या वो, अब यहाँ राइटर क्या कहना चाहता है? एनीवन? फेमस नो मीन मतलब फेमस हो जाएगा। हाँ, मतलब वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड या किसी फेमस सिटी का रहने वाला है, उसको छोटा मोटा मत समझिए, ये बस कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्लियर कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, अगर इसी चीज को मैं बोलूं दूसरे तरह से, ही इज अ राइटर ऑफ नो मीन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब व्यवस्था। तो बताइए, ही इज अ राइटर ऑफ नो मीन ऑर्डर, इसका मतलब क्या होगा? यानी वो बहुत ही ग्रेट ऑर्डर, मतलब बहुत ही ग्रेट पोएट है या बहुत ही बड़ा पोएट है, ठीक है। तो नो मीन का मतलब यहाँ पे हुआ ग्रेट, यहाँ सिचुएशन अलग है, ठीक है। वहां पे सिटी की बात हो रही तो सिटी क्या होगा? फेमस या डिस्टिंग्विश होगा। यहाँ पे क्या है? ही इज अ राइटर ऑफ नो मीन, ठीक है। नो मीन ऑर्डर मतलब किसी छोटे मोटे लोगों के साथ रहने वाला राइटर नहीं, यानी वो बहुत ही ग्रेट राइटर है। तो यहाँ पे नो मीन ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ग्रेट से है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर आप कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नो ऑर्डिनरी पोएट, अगर आप ये बोले कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नो ऑर्डिनरी पोएट, इसका मतलब क्या हुआ? कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। ये कभी कभी ना इसलिए हम जानबूझ के एम्फेसिस देते हैं। सपोज करिए ना कि आपका कोई मतलब साथी है जो कि कहीं बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं या आईएएस ऑफिसर या कुछ भी है,
तो अब कोई सामने वाला आया, कोई उसके सामने अजीब तरह से व्यवहार कर दिया और आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उस समय जो बोलेंगे तो आप उल्टा तरीके से बोलेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। अब देखिए, समझिए, ये जो आपके सामने खड़े हैं जिनसे तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, ही इज नॉट अ सिंपल पर्सन, ही इज अ नो मीन पर्सन। ये कोई सिंपल आदमी नहीं है। किस चीज का, किस फिगर आप स्पीच का यूज कर रहे हो? लाइट टीज, यानी आप ये बताना चाहते हो कि ये बहुत ही फेमस पर्सन है, ठीक है, किसी बड़े पद पे हैं, ये चीज है। तो ये है, बाकी जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत, और इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? यस सर। कुछ राइटर्स के एग्जाम्पल देख लो। बहुत एग्जाम्पल दे दिए मैंने ऐसे वाले, एक दो ठो राइटर के एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ माई सेल्फ, पोएम में आ जाता हूँ, माई सेल्फ नॉट लीस्ट, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। अगर ये आप बता दें तो मुझे बहुत दिल खुश हो जाएगा कि किस पोयम का है और किस राइटर का है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। शेक्सपियर है। सोचिए सोचिए, बताइए। और लोग, चलिए ठीक है, शेक्सपियर आपकी बात अभी हम सुन ले रहे हैं, बाकी लोग, मेघा जी बताइए कौन राइटर लग रहे हैं? आज लग रहा है मेघा जी नहीं है। पर आप बताइए प्रेम जी। जूलियस सीजर सर। जूलियस सीजर, चलिए शक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, गेस करना है हमें। और बताइए, एनीवन एल्स? गेस अब करना छोड़ दिया। रीता कहाँ है? यस सर। बोलिए। अरे भाई, मैंने कितनी बार बोला, गंगा जुड़े हुए हैं। चलिए, तो ये ध्यान रखना कि ये बहुत ही फेमस पोयम यूलिसेस का है, ठीक है। और मैंने आप लोग को बोला था प्लीज यूलिसेस पोयम को अपने दीवार पे कहीं लगा लो। ये बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच से भरा हुआ पोयम है, और पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पोयम की या छोटी पोयम की, अगर सपोज करिए 100 पोयम पूरी दुनिया में से छांटना है तो यूलिसेस टॉप 10 में अपनी जगह बनाता है हमेशा। इतनी फेमस पोयम है। तो आप ऐसी चीज़ों को तो जानना पड़ेगा। ये मत कहिए नहीं नहीं ये तो मेरे टीजीटी के सिलेबस में नहीं है। अरे इसको सीख लो, जान लो, राइटर है, इंपॉर्टेंट है, ये पोयम बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पोयम है। और सबसे बड़ी चीज़, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, फुल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो यूलिसेस की ये लाइन है, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, यानी ये कहना ये चाहता है कि मैं पूरी दुनिया में जहाँ पर भी गया तो मैं भी क्या था, ऐसा नहीं था कि मुझे कम सम्मान मिला। माई सेल्फ नॉट लीस्ट मतलब मुझे भी कम सम्मान नहीं मिला, मुझे भी बहुत सम्मान मिला, ठीक है। जितने भी लोग थे, मैं जिस राजा के दरबार में गया, जहाँ भी गया तो उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया, बहुत कुछ पद दिए अच्छे अच्छे, ठीक है। तो उनके दरबार में बहुत से मिनिस्टर थे, बड़े बड़े पदों पे थे, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं जहाँ जाता था आई वॉज गिवन ऑनर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव बताया जा रहा है, नॉट लिस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूलिसेस का है, रिटन बाय टेनिसन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लाइटटीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं और एग्जाम्पल देखते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जो है पढ़ते रहा करिए, देखते रहा करिए, जितना भी जैसे फिगर आप इसमें बता दिए ना, जब भी कोई पोयम पढ़ेंगे तो वहाँ तो देखेंगे ही। और आप अगर कुछ भी पढ़िए आपको मिले तो जरूर ग्रुप में भेजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात इसके बारे में बहुत बड़ी चीज जाननी है आपको कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच द अपोजिट ऑफ हाइपरबली। हाइपरबली का अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच कौन है? तो आप बता सकते हैं कौन है? कोई और नहीं है, ये लाइटटीज ही है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है और पहली बार आप देख रहे हैं कि इसमें घटा के कहा जा रहा है,
समझ रहे हैं कि नहीं? उसमें जितना बढ़ा लो वो होता था, और यहाँ पे क्या है, इसमें जितना घटा के बोलो और फिर उसके द्वारा उसकी मीनिंग उल्टी जाएगी। ठीक है, तो दूसरे तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। तो दैट्स वाई दिस फिगर ऑफ स्पीच इज जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपरबली। याद रखना आप सभी को। ठीक है, अब अगले फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं। ठीक है, और उस फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं, इजी वाले फिगर ऑफ स्पीच को ही देखते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है यूफेमिज्म। नोट कर लें, यूफेमिज्म। जो यूफेमिज्म है ये दो वर्ड हैं, जिसमें यू जो है ग्रीक वर्ड है, यू का मतलब है वेल, और फेमी का मतलब है आई स्पीक। आई स्पीक। तो यूफेमिज्म में क्या होता है कि जब कोई चीज आप अच्छा बोलो, मतलब जो ऐसी चीज बोलो जो कानों को प्रिय हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं कर्ण प्रिय। आप ऐसे तरीके से कहना। बहुत सही, बहुत सही। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कानों को प्रिय हो, अगर बुरी से बुरी चीज भी है उसे ऐसे कहो कि वो बुरा न लगे। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे आप यूफेमिज्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम, पहले नोट ही कर लीजिए डेफिनेशन। लिखिए, थ्रू दिस फिगर ऑफ स्पीच, लिखिए थ्रू दिस फिगर ऑफ स्पीच, थ्रू दिस फिगर ऑफ स्पीच वी से समथिंग ऑफेंसिव एंड अनप्लीजेंट। With this figure of speech, with this figure of speech, we say something offensive and unpleasant, offensive and unpleasant in a pleasant manner. ठीक है, in a pleasant manner। यानी जब किसी ऑफेंसिव या अनप्लीजेंट बात को आप प्लीजेंट मैनर में बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, बहुत सिंपल वे में लिखना, बहुत कुछ डेफिनेशन में लिखा उतना नहीं लिख पा रहा हूँ, वो यूफेमिज्म हो जाएगा। कैसे? रुक जाइए 1 मिनट, अभी रुक जाइए। अब एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो आप सीधे जाके कह दो कि वह तो मर गया, कितना खराब लगेगा, ऐसे कहना ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसको डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। जैसे कोई पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो गई तो ही इज डेड, ये सिंपल सी बात है, सीधे सीधे बोल रहे हैं। लेकिन इसके बहुत से तरीके हैं बोलने के। आप ये कह सकते हैं ही हैज पास्ड अवे, यानी वह दूर चला गया है, ही हैज पास्ड अवे, यानी वह बहुत दूर चला गया, तो यानी इसका मतलब मर गया है, डेथ हो गई है। ही हैज फॉलन एस्लीप, ही हैज फॉलन एस्लीप, यानी वह हमेशा के लिए सो गया है, तो ही इज फॉलन एस्लीप। ठीक है, दूसरा, ही हैज ज्वाइंड द ग्रेट मेजोरिटी। देखो ये भी बहुत अच्छी लाइन है, ही हैज ज्वाइंड। अब इसको थोड़ा सा जो ठीक ठाक पर्सन है वो भी समझ पाएगा। अब एकदम गांव वाले आदमी को जाके बता दोगे थोड़ा सा, तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। ही हैज ज्वाइंड द ग्रेट मेजोरिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रकार से एक्सप्रेशन है जो एक सिंपल सी बात को कहने के लिए कही जा रही है। और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है, डेड के बात को कहने के लिए। तो मतलब आप डायरेक्ट ना कह के ऐसे तरीके से कह जा रहे हो कि बहुत बुरी बात भी प्लीजेंट लग रही है, तो ये चीज है। अब जैसे आपको लग रहा है ना कि कोई सामने वाला पर्सन है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब आप उसको अपमान नहीं करना चाहते हो, लेकिन लग रहा है ये तो झूठ बोल रहा है, मार एक के बाद एक झूठ बोलता जा रहा है, अपने बारे में खूब तारीफ कर रहा है,
तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? अब बहुत उल्टा भी नहीं बोल सकते, अरे चुप करो, मुंह अपना बंद करो, क्या बोल रहे हो, ऐसे तो बोल नहीं दोगे। तो आप कुछ ऐसा बोलो कि उसकी झूठ बात भी इस तरह से बोलो कि उसको बुरा भी ना लगे, और लगे भी तो किसी और को बुरा ना लगे, और सब कोई आपकी बात समझ भी जाए। तो क्या बोलेंगे? तो आप ये बोलेंगे, जैसे आपको पता है कि ये पर्सन लाई कर रहा है यानी झूठ बोल रहा है, तो आप बोलोगे यू आर टेलिंग अ फेरी टेल, यानी आप जो है परियों की कहानी सुना रहे हो है ना, और ये कहानी सत्य नहीं होती है कि नहीं है? तो यू आर टेलिंग अ फेरी टेल, और ये वास्तव में क्या है, इसका मतलब हुआ कि आप लाई कर रहे हो। क्लियर हो रही है बात? तो उसी को दूसरे तरीके से बोलना है, ठीक है। बहुत सी अलग अलग तरीके हैं। अगर आप कोई लायर है, कोई पर्सन झूठा आदमी है, तो उसके बारे में कह सकते हो ही इज एन इमेजिनेटिव पर्सन, यानी हमेशा झूठ बोलता रहता है। ही इज नॉट क्वाइट एग्जैक्ट इन हिज स्टेटमेंट, अगर आप ये बोल रहे हो कि ही इज नॉट क्वाइट एग्जैक्ट इन हिज स्टेटमेंट, तो आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हो किसके बारे में? यूफेमिज्म के बारे में, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? एनी डाउट टू एनीवन? नो सर, नो सर। नो सर। सर इसी को कोकोफेनी भी बोलते हैं सर। कैकोफोनी इसको नहीं बोलते हैं, इसके उल्टा को कैकोफोनी बोलते हैं। हाँ सर, उसको उल्टे उल्टे। ठीक है, एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि आप ये सुनिए, कैकोफोनी होता है। यू वास्तव में ना, वो वास्तव में कोई फिगर आप स्पीच नहीं है, इसी यूफेमिज्म से एक वर्ड बना है यूफोनी, यही जान लो। यूफोनी का मतलब ऐसी चीज बोलो जो कि थोड़ा कानों को अच्छा लगे, प्लीजेंट वे में बोलो, ठीक है। और इसी का उल्टा है कैकोफोनी, ऐसा बोल दो कि लगे कि कान को ही फाड़ के चला गया वो, मतलब बहुत अजीब सा लगे, कैकोफोनी। तो ये आपके एग्जाम में टीजीटी में एक बार आ चुका है कि अपोजिट ऑफ यूफोनी, यहाँ अपोजिट ऑफ कैकोफोनी, तो ध्यान रखना। कैकोफोनी मतलब बहुत अजीब तरह से कोई चीज बोलना, ठीक है, तो कैकोफोनी हो गई। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर से एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है, बस आपको समझना है, जब कभी लिटरेचर का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे तो उसी समय देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच पे और उसको देखते हैं। छोटे छोटे फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनको कर ही लेते हैं। और जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस या इसी को बोलते हैं सरकम लोक्यूशन, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेसिस से लिया गया है और लैटिन वर्ड सर्कमलोक्यूटियो से लिया गया है। सर्कमलोक्यूटियो, और ये सेम यही चीज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, राउंड अबाउट एक्सप्रेशन। ये थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेगा, बस ये था कि इस वाले में अभी थोड़ी देर पहले हमने यूफेमिज्म पढ़ा, तो हम उसमें क्या कह रहे थे कि कोई अनप्लीजेंट बात है उसको प्लीजेंट तरीके से कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से पेरीफ्रेसिस ही था, ठीक है। मतलब राउंड अबाउट आप कह रहे थे,
मतलब उस चीज़ को थोड़ा बड़ा करके, तो कई बार छोटी भी रहती थी, जब कोई बहुत बड़ा बड़ा बोल दिए तो वो इसके कैटेगरी में थोड़ा सा आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा जब भी बात करोगे यूफेमिज्म की, तो वहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि कोई अनप्लीजेंट बात को कही जा रही है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे अनप्लीजेंट और प्लीजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये है कि जो बात कहनी है उसको सीधा ना कह के एक एक वर्ड में वो बात हो सकती है, लेकिन उसको आप 10 वर्ड में, 5 वर्ड में, 6 वर्ड में बोल रहे हो। तो ये हो गया पेरिफ्रेसिस या सर्किमलॉक्यूशन, इसी को राउंड अबाउट एक्सप्रेशन। तो जल्दी से लिख लीजिए इसके डेफिनेशन को। घुमा फिरा कर किसी चीज को कहना। बस बस वही चीज, बीट अबाउट द बस। चलिए तो लिखिए इसमें, दिस फिगर कंसिस्ट्स इन expressing a thing in a roundabout way, in a roundabout way, instead of saying या instead of stating, saying या stating जो भी बोली, instead of stating it directly, मैं स्क्रीन पे लिख भी रहा हूं, मतलब this figure consists in expressing a thing in a roundabout way instead of saying it directly. Have you all noted? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आपने बोला एक लाइन है, हार्स्ड अपॉन, अब देखो इसकी लाइन ये क्या कह रहा है, द sightless couriers of the errors of the air, ठीक है, द sightless courier of the air। तो अब यहां पे बताइए किसके बारे में बात कर रहा है? हवा के बारे में। बहुत सही। तो इसका मतलब सीधे विंड ना बोल के ये सीधे इसने क्या बोल दिया कि साइटलेस कोरियर्स, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको रेडी रखना है, ठीक है, ठीक है। कोरियर का मतलब आप समझते हैं ना, आप कैरियर नहीं है, कोरियर आप जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन जैसे चीजों को यहां से वहां भेजा जाता है, ले जाने हाँ, तो बस वही चीज है। तो साइटलेस कोरियर्स ऑफ द एयर, यानी एयर का कोई साइटलेस के कोरियर है जो इसको लेके जा रहा है, यानी ये कौन होगा? विंड होगा। तो बहुत अच्छा है, जो एक बात जो आपको एक वर्ड में बोलना चाहिए उसको आप क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट जो है कई वर्ड में मिला के बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बोल रहा हूं, क्या सही क्लियर नहीं, वाटर मीनिंग इसका सेंटेंस में मीनिंग बता दो। हॉर्स्ड अपान पे जाना चाह रही हैं क्या? ये शब्द को देखना चाह रही हैं कि आपको इसका मतलब समझना है? द साइटलेस कोरियर। अच्छा देख लो, साइटलेस कोरियर्स ऑफ द एयर का मतलब ये हुआ कि एयर के उन कोरियर की बात कर रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जो एयर का एलिमेंट, एयर से ही, एयर को ही तो आप विंड बोलते हैं ना, तो एयर का एक एलिमेंट है, एयर मतलब एक बहुत बड़े रूप में हो गया, ठीक है। एयर अगर देखा जाए तो एक एलिमेंट है बड़े रूप में, तो उसको इसने विंड के माध्यम से बोला है। आप ऐसे कह लीजिए कि इस चीज को मतलब सीधे सीधे बोल सकता था कि हॉर्स्ड अपॉन विंड, जैसे कहते हैं ना कि वो जो हवा की रफ्तार में जा रहा है, ठीक है, तो हवा की तेजी से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया कि उसको सिंपल वे में थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, द साइटलेस कोरियर। यहाँ कोरियर का मतलब ये हुआ ले जाने वाले, ऐसे वो ले जाने वाले जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है।
और कौन से वो किसके कोरियर हैं, एयर के कोरियर हैं। आप कोरियर का मतलब एजेंट समझ लीजिए सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो एयर के वे एजेंट जो कि कैसे हैं, साइटलेस हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कौन से हैं, विंड्स। हाँ, तो विंड्स ही तो होंगे, है ना। बस अब एयर से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, राइटर हैं। अब आप कहो सर एयर भी तो विंड है ना। तो विंड जो है एयर का एक टाइप है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हाँ, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो राइटर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे सेली का एक पोयम है द क्लाउड। देखिए उसकी लाइन में लिख रहा हूं, द ऑर्ब्ड maiden with white fire laden, with white fire laden, LADN। अब ये सेली का पोयम है, ठीक है। इस पोयम में जो है ये पूरा जो है ये बोल रहा है आर्म्ड मैडन विद वाइट फायर लैडन, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। अब इसमें कुछ वर्ड है जो मीनिंग नहीं समझ में आएगी। एक बात आप लोग समझ लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हर वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाए तभी हम किसी चीज को करेंगे, तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए फिलहाल आर्म्ड का मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है। तो आप जब एग्जाम में जाओगे, आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोगों ने ये हैबिट अपने आप में डेवलप की कि हम किसी चीज की वर्ड की मीनिंग जाने बिना किसी पैसेज को कैसे समझ लें, ठीक है। किसी पोयम को मीनिंग जाने बिना भी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कैसे कर लें, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी यदि आप एग्जाम में पैसेजेस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं रीडिंग स्ट्रेटजी एक होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई वर्ड है उसकी मीनिंग हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं कि उस जो पर्टिकुलर सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग हमको पता है, उसकी मीनिंग से उसको कनेक्ट करके उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार मीनिंग नहीं भी समझ में आती है तो जो बाकी हमें मीनिंग समझ में आ गई उसके आधार पे हम एक गेस करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप हर वर्ड पे जो डिफिकल्ट वर्ड है अगर वहां रुक गए तो फिर आप पैसेज के आंसर देने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और सपोज करिए एक पैसेज आपको मिल गया ऐसा, उसमें से आप उस पैसेज में 5 वर्ड की मीनिंग नहीं जानते हैं, तो आप आंसर कैसे देंगे और कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये रीडिंग की टेक्निक होती है कि जो वर्ड आप नहीं जानते हो वहां पे सर नहीं फोड़ना है, जो आप जानते हो उससे अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है, ठीक है। तो जैसे ये है द आर्म्ड मैडन विद वाइट फायर लैदन। अब यहाँ पे समझना है कि एक ऐसे मैडन की बात की जा रही है जिसपे जिसका क्या है, जो कि फायर है उसके पास, और वो कैसा फायर है, वाइट है, उससे वो सुसज्जित है, सजी हुई है। और वो मैडन कैसी है, सर्कुलर है। तो अगर सर्कुलर ना भी समझ में आए तो भी आप इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि एक मैडन है, किसी मेड की बात हो रही है, किसी पर्सन की, किसी फीमेल की बात हो रही है जिसका जो कैसा है, वाइट फायर है, मतलब उसका कलर या जो भी चीज है वो वाइट है, या उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो वाइट है। तो बताइए नेचर का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको आप फीमेल की तरह शो कर सकते हो, बोलिए। क्लाउड। लेकिन यहाँ पे ये मून है, ठीक है। क्लाउड के बारे में तो गड़बड़ा जाओगे, क्लाउड हमेशा क्या वाइट ही रहता है, ठीक है। कभी कभी ब्लैक काले बादल नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ये वास्तव में मून को रिफर कर रहा है। और यहाँ पे अगर इस शब्द को आप देख लिए ना, आर्ब्ड, तो आर्ब्ड का मतलब होता है सर्कुलर। तो अगर कोई नेचर का एलिमेंट जो सर्कुलर है, मैडन है, ठीक है, वाइट कपड़े पहने हुआ है, तो कौन है, मून है, ठीक है। तो ये भैया ये सेली साहब हैं और किस तरह से चीजों को कह रहे हैं। क्लियर है सभी को इतनी बात? फीमेल, अच्छा ये मैं कभी कभी एल को टी जैसा लिख देता हूं तो परेशान नहीं होना, ये फीमेल में बोल रहा हूं, मैडन।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? हैव यू ऑल नोटेड? Yes. ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? केवल नोट ही किया आपने? ये बात समझ में आई मेघा जी आपको? जी सर सर। समझ में तो आ गई सर। तो हाँ, थोड़े सेंटेंस ही टफ है सर, पढ़े नहीं है ना कभी ज्यादा, डेफिनेशन ही लगी थी तो इसलिए नया नया लग रहा है ये। कोई बात नहीं, नया लगेगा तभी तो लगेगा कुछ सीखा है ना। और कोई चीज तुरंत मत सीख जाइए पूरी तरह से। हाँ, ये है कि डिफिकल्ट चीजें हैं, टाइम लेती हैं, धीरे धीरे आती हैं आपके पास। तो थोड़ा, अब जैसे पोयम है, पोयम को आपने पूरा पढ़ा नहीं है तो परेशान नहीं होना है, अभी पढ़ोगे सीखोगे आप। लेकिन एक बात भी समझिए, सिर्फ ये बात अब देखो, आप डेफिनेशन पे रखो, अभी आप अपने पद से विचलित मत होइए। हमारा डेफिनेशन क्या है? वो कहता है कि कोई बात को आप सीधे सीधे ना कह के राउंड अबाउट कहिए। ठीक है, तो अगर ये सीधे सीधे कह देता मून, लेकिन मून न कह के इसने क्या किया? ऑफ द मैडन विद वाइट फायर लैडन, तो ये उसको घुमा के बोल रहा है। तो यही आपका पैराफ्रेसिस है। बस आपका डेफिनेशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये मून हो चाहे जो हो, छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। बस ये समझो कि ये जिसको भी कह रहा है उसको घुमा के कह रहा है। एक शब्द में कह सकता था लेकिन इसने 6-7 वर्ड ले लिए। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं सभी को? 100%? जी सर। यस सर। तो बस इतनी बात समझिए आप। अच्छा, अब आपको जो मैंने इसके पहले ये एग्जाम्पल दिया था, हॉस्ड अपॉन द साइटलेस कोरियर्स ऑफ द एयर, ये शेक्सपियर का लाइन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि शेक्सपियर का लाइन है। तो ये भी मैं बता दे रहा हूं कि शेक्सपियर के किसी प्ले से है, और मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं कि किस प्ले से है, ताकि आप इसको खोजेंगे और ग्रुप में भेजेंगे। सर 4 सेकंड से है क्या? चलिए सोच लीजिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं आई है। डू लाइक इट। और ऐसे बोलते रहिए। हेनरी फोर्थ। चलिए ठीक है, अभी वो कोई नहीं आया जो मैं चाह रहा था। तो आप क्या करना, अब इसको देख लेना। फिलहाल ये है मैकबेथ से। अब बोलवा ही दिया, आप लोग इतने प्ले का नाम ले लिए तो तुरंत रिजल्ट दे दिया हूं मैं। मैकबेथ, अब आप मैकबेथ का देखना और ये मुझे बताना कि किस एक्ट और किस सीन का है। ग्रुप में भेजना है आपको, किस कैरेक्टर ने बोला है। ठीक है, बाकी जो है मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब आप उसको लीजिए, और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, करना है। चलिए एक और दिखाई दे रहा हूँ। एक्चुअली ना इसमें आप कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हो। रीजन ये है कि आप मीनिंग पे आ जा रहे हो। मीनिंग पे मत आओ, आप ये समझो ना कि जो मैं बता दूँ वही मीनिंग है, क्योंकि पोयम तो एक्सप्लेन करने का अभी समय नहीं है ना किसी राइटर का। जैसे अगर हमने कहा, देखिए ये लाइन देखिए मैं बोल रहा हूँ, द फेयर एंड ओपन फेस ऑफ हेवन। अब आप देखिए, जैसे आप लोग की गड़बड़ी है ना कि आप लोग हर चीज पे तर्क बजाते हो। अरे वो मैंने नहीं लिखा है, ये किसने लिखा है? ये उस पोएट ने लिखा है। तो पोएट का जो दिमाग काम किया उसने लिख दिया है, और पोएट जिससे रिफर कर रहा है वो आप समझ लीजिए, है ना। तो आप पोएट को समझना है, पोएट कोई चीज कहना चाहता है। अब बताओ यहाँ पे द फेयर एंड ओपन फेस ऑफ हेवन, पोएट किसको कहना चाह रहा है? तो अब आप कहो सर इसको कहना चाह रहा है, उसको कह, वो किसी को भी कह सकता है। इट्स ऑन यू। अ पोएम कैन बी एक्सप्लेन इन अ मेनी वेज। बस आपको ये समझना है कि जो बात इसे सीधे कहना है, सीधे उसका नाम नहीं ले रहा है, घुमा के बोल रहा है। तो ये कौन है? ये पहली बात तो पोएट का नाम कोई बता सकता है? एनीवन? ये तो पता है कि रोमांटिक ही पोएट है, क्योंकि जब फेयर एंड ओपन फेस ऑफ हेवन, तो ये रोमांटिक पोएट है, और ये पोएट है कीट्स। ठीक है, किड्स है। जॉन कीट्स है। अब ये आप हमें बताओगे कि इस पोयम का, ये आपका काम है। फिलहाल यहाँ पे फेयर एंड ओपन फेस ऑफ हेवन ये बोल रहे हैं क्लियर स्काई को। ठीक है, तो ये अपने तरीके से बता रहे हैं कि जो हेवन है, हेवन मतलब आकाश, ठीक है, और वो इस समय कैसा है? फेयर है, बहुत ही ओपन है। ठीक है, तो ये क्लियर स्काई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दे रहा हूं, इसको भी देख लूं। ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर।
चलिए, द वीकनिंग आई ऑफ डे। अब इसका मतलब तो पहले आप मुझे बता दो, अगर हमने कहा द वीकनिंग आई ऑफ डे, क्या मतलब होगा? पोएट है, देखिए इमेजिनेशन का लेवल कितना हाई है। डे की जो आई है अब वीकनिंग हो रही है, यानी ऐसे समय की बात, वीकनिंग आई ऑफ द डे। सनसेट सर। बहुत सही, बहुत सही। जितने भी सनसेट का सुनीता जी ने बोला है, बहुत सही, एग्जैक्ट सही है। सनसेट यानी सेटिंग सन की बात बोल रहा है। हाँ, तो वीकनिंग आई ऑफ द डे, बस दिमाग लगाना। अब हो सकता है कभी कभी आपका इमेजिनेशन पोएट का इमेजिनेशन मैच कर जाए और कभी कभी ना करे, तो भाई पोएट हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है ना, उसने लिखा है, सोचा है, अपना घंटों दिया है। आप कुछ सेकंड में उसकी बात को नहीं पकड़ सकते, तो बस अभी आप समझ लो कि वीकनिंग आई ऑफ द डे का मतलब है सेटिंग सन। और ये वास्तव में कौन पोएट हैं, आप ध्यान रखना कि टॉमस हार्डी एक बहुत बड़े नावलिस्ट होने के साथ साथ बहुत बड़े पोएट भी थे, ठीक है। और ये पोएट जो इन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे पोएम लिखे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जब मैं पढ़ा था, तो वहाँ के सिलेबस में मुझे 2 पोएम्स मिले थे जो कि टॉमस हार्डी ने लिखा था। वहाँ इनको एज अ पोएट रखा गया था पोएट्री में, और बहुत अच्छा लगा। इनकी एक पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है, द डार्कलिंग थ्रस। मेरा कैरेक्टर। अरे वो तो ड्रामा हो गया, मैं पोएम की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े नावलिस्ट थे, जैसे मेयर ऑफ कैंटरबरी, टेस ऑफ द अर्बर विल्स, है ना, और ढेर सारे पोएम, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये सब तो नावेल्स हैं इनके। हाँ, नहीं, अब फिर गड़बड़ कर रहे हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड वो एल्डुबस हक्सले की है। अभी हमको बहुत कुछ सीखना है। चलिए ठीक है, तो ये नावलिस्ट हैं, और मतलब इनको नावलिस्ट के रूप में ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छी पोइट्री लिखते थे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इनको एज अ पोएट दिया गया है, ठीक है, पोइट्री की बुक में। तो इनका द डार्कलिंग थ्रस एक बहुत अच्छी पोयम है, ठीक है। उस पोयम से लाइन लिया गया, द वीकनिंग आई ऑफ द डे, ठीक है। सर जी रिलीजियस नावल लिखते थे। नावेल, अब रिलीजियस तो नहीं बोलेंगे, मुझे तो नहीं लगता ये रिलीजियस। टेस ऑफ द अर्बर विल्स रिलीजियस नावेल है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड रिलीजियस नावेल है? नहीं है, है ना। ये बहुत ही अलग टाइप का नावल लिखते थे। अब जब आप इसके नावल्स को पढ़ेंगे, आप लोग, संडे को मैं पढ़ाने वाला हूँ आने वाले समय में, तो एक दिन जो है मैं टॉमस हार्डी को भी लेने वाला हूँ, और बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नावल लिखते थे ये, रिलीजियस बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। ये नावल्स थोड़ा सा जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उस समय की जो सिचुएशन थी उसको अपने को रिप्रेजेंट करते हुए लिखते हैं। और ये कह लीजिए पूरी तरह से इमेजिनरी एक प्लेस है जो इनके नावल्स को वेसेक्स नावल, ये भाई जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि हु हैज़ रिटन वेसेक्स नावल्स, किसने वेसेक्स नावल्स लिखा है। तो ये कौन है? ये टॉमस हार्डी साहब हैं, और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वेसेक्स नावल लिखने वाले कौन है? टॉमस हार्डी। और टॉमस हार्डी को रीजनल नावलिस्ट भी बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट रीजनल नावलिस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई रीजनल नावलिस्ट है तो टॉमस हार्डी है, ये बात याद रखना। यानी ये क्या करते हैं, वेसेक्स नाम का मतलब ये पहले तो जिस जगह पे नावल लिखते हैं ना, उस जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे हवाएं ऐसी चल रही है, ऐसे पेड़ पौधे हैं, इस तरह से चीज़ें, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पोएटिक स्टाइल में, और फिर उसके बाद उस नावल में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जिस इस प्लेस को जहाँ कहीं भी लेते हैं, जिस प्लेस को, उस प्लेस को भी बहुत ज़्यादा पर्सोनिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको ग्रेटेस्ट रीजनल नावलिस्ट बोला जाता है। और इनके जो भी नावल्स हैं वो वेसेक्स नाम की जगह है उसके आसपास उसकी स्टाइल में बताते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं जिस राइटर का नाम है R.K. नारायण साहब। इन्होंने भी रीजनल नावलिस्ट लिखा हुआ है, रीजनल नावलिस्ट थे बहुत बड़े। और इन्होंने जो भी एक जगह को लिया जिसका नाम है मालगुड़ी, तो ध्यान रखना कि ये इमेजिनरी प्लेस है। इसी प्रकार वेसेक्स तो जगह भी है एक,
वास्तव में देखा जाए इंग्लैंड में, तो उसको इन्होंने इतना जीवित कर दिया कि बहुत फेमस हो गया। इसी प्रकार इन्होंने मालगुड़ी एक प्लेस लिया जो कि इमेजिनरी प्लेस है मद्रास के आसपास कहीं, ठीक है। तो आर के नारायण रीजनल नावलिस्ट के लिए जाने जाते हैं इंडिया में रीजनल नावल लिखने के लिए। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हु हैज रिटन हिज नावल्स ऑन इमेजिनरी प्लेस मालगुड़ी, तो आर के नारायण, ठीक है। आर के नारायण के वर्क भी मालगुड़ी डेज कहानियों का पूरा एक कलेक्शन है। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ, और आने वाले जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कर लेंगे, और मान के चलिए कि संभवतः हो सकता है 2 से 3 दिन में हमारी फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से एंड हो जाएगी। लेकिन हमको इस बात का हमेशा गर्व रहेगा आप सभी को कि आपने फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पढ़ाया, और अब कहीं पर भी जब बात होगी तो आप बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन एक फिगर ऑफ स्पीच से दूसरे फिगर ऑफ स्पीच में अंतर भी कर पाएंगे और बता भी पाएंगे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी किसी पोयम को, किसी वर्क को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको तुरंत लाइन देखते ही आप बता दोगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हाय बू, कल तो क्लास हो गई ना जी? क्या बोल रहे हैं?